लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? शोहर घर में बीमार पड़ा हुआ है और तुम्हें फजूल चीज़ों से फुर्सत नहीं। शनाया ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, बेड पर लेटे उसके बनी रैबिट के साथ खेलते हुए ज़बर ने उसे लताड़ा था। मैं फजूल चीज़ें नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके लिए मज़े का खाना बनाना सीख रही हूँ मिस्टर। आपको पता है शोर के दिल का रास्ता सीधा पेट से होकर जाता है, और अभी मैं वो रास्ता तैयार करने के लिए मज़े-मज़े के खाने बनाना सीख रही हूँ, ताकि मैं अपने शोर के दिल में बगैर किसी रुकावट के एंट्री मार सकूँ। वो उसके पास आते हुए बनी रैबिट को उसके करीब से उठाती ज़मीन पर छोड़ चुकी थी। मेरी जान, तुमने मेरे दिल पर पूरी तरह से डाका लगा लिया। अब तुम्हें कोई सुरंगें खोदने की ज़रूरत नहीं। ये चंद दिन घर पर हूँ तो मेरे साथ वक्त गुजारो ना। वो उसकी नाजुक मोमी कलाई पकड़कर उसे अपने पास बिठा चुका था। आप घर पर हैं ही कहाँ मिस्टर, सिर्फ नाम के छुट्टियों पर हैं। कभी फ़ोन पर लगे रहते हैं तो कभी आपको अचानक कोई काम याद आ जाता है। कल भी आप सारा दिन घर पर रहने वाले थे, लेकिन सुबह के गए रात को वापस आए, और जब भी घर वापस आते हैं आपके ज़ख्म से खून रिस रहा होता है। ये कैसी छुट्टियां हैं आपकी? रेस्ट के नाम पर डबल काम कर रहे हैं। वो बुरा मनाते हुए बोली थी। नहीं मेरा शोना काका, कहाँ डबल काम कर रहा हूँ, छुट्टियों पर ही हूँ यार, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है ना। तुम्हें नहीं पता, अगर मैं छुट्टियाँ करूँ तो बहुत लेज़ी हो जाता हूँ, फिर ठीक तरह से मैं काम कर भी नहीं पाता हूँ। वो उसके बालों की लटें कान के पीछे उड़सते हुए बोला था। नहीं, मुझे नहीं पता। आप कुछ दिन की छुट्टी लें, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको कहीं नहीं जाना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो उसे देखते हुए बोली तो ज़बर उसकी फ़िक्रमंदी को समझते हुए हल्का सा मुस्कुराया था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिन की छुट्टियाँ लेने की। वो मुस्कुराते हुए उसकी बात मान कर बोला था। जी नहीं, कोशिश नहीं करनी, पक्की पक्की छुट्टियाँ लेनी है आपने, वरना मैं खुद आपके बाबा से बात करके आपकी छुट्टियाँ कंफर्म करवा दूंगी। उसने फ़ौरन रोब जमाते हुए बताया। वो डीएसपी की बेटी है। उसने फ़ौरन रोब जमाते हुए बताया कि वो डीएसपी की बेटी है। ज़बर उसके अंदाज पर मुस्कुराया। सुबह आई थी सुबह आई थी जब मैं सो रहा था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। बाहर ही है क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था। तो उसने ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाया था। इबादत के साथ शॉपिंग पर गई हुई है, थोड़ी देर तक आती ही होगी। वो उसके बटन के साथ खिलते हुए बोली, जब उसने अचानक उसका चेहरा ऊपर किया। तुम नहीं गई शॉपिंग पर? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। शन शॉपिंग करना शनाया को काफ़ी पसंद था। वो अक्सर इबादत और रिज़ा के साथ जाती भी थी। नहीं ना, रोज़ रोज़ नहीं जा सकती। कल मैंने फेशियल लिया था, पार्लर वाली कह रही थी कि धूप से बचना है। उसने फ़ौरन बताया तो ज़बर सर्द आह भर कर रह गया। वो 24 घंटे धूप में काम करने वाला आदमी, और कहाँ उसकी नाजुक मिजाज बीवी जो थोड़ी सी देर अपनी स्किन पर धूप नहीं रख सकती थी, क्योंकि उसकी स्किन ख़राब हो जाती थी। ज़बर को शायद कभी अपनी स्किन की इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। वो उससे बहुत अलग थी। फ़ैशन, ब्यूटी, वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। बल्कि आजकल तो वो उसके फैशन का भी ख्याल रख रही थी। अगर वो जीन्स शर्ट पहनता तो उसे बूट्स नहीं पहनने देती थी, बल्कि ज़बरदस्ती जोगर्स पहनाती। अगर कमीज़ शलवार पहन लेता तो कोई साथ चादर देती। कभी उसके बाल लेफ़्ट साइड पर बनाती तो कभी राइट साइड पर। ज़बर ने कभी ज़िंदगी में इन चीज़ों को फोकस ही नहीं किया था। कल रात तो वो ज़बरदस्ती उसके सख्त हाथों पर मसाज कर रही थी, जबकि फ़ैशन से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ना था। हाँ, लेकिन उसे इस बात का एहसास ज़रूर हो गया था कि वो एक मॉडर्न सी लड़की है, और उसे ज़माने के साथ साथ चलना है। सादगी में कुछ नहीं रखा। शनाया के मुताबिक अगर बंदा प्यारा हो तो उसे अपना ख्याल भी रखना चाहिए। शनाया के मुताबिक उसका बंदा बहुत प्यारा था। वो अपने बंदे का ख्याल रख रही थी, जिसमें कोई कबाहत नहीं थी, और ज़बर का फ़र्ज़ था कि वो फ़ैशन के मामले में उसकी सारी बातें माने। तो बस तो सब पर बिना किसी तरह की चूं चढ़ा किए वो उसकी बात मान लेता था। ओह, मैं तो भूल ही गई, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपको दादी बुला रही हैं। वहाँ जोरिश भाभी को अकेले किचन में छोड़ कर आई। मुझे काम करना है। वो जल्दी से बेड से उठते हुए बाहर की तरफ भागने लगी, जब ज़बर उसके साथ ही उठा था। इससे पहले कि वो बाहर भागकर कमरे से निकलती, वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था और उसे पीछे छोड़कर कमरे से पहले बाहर निकल गया था, जबकि शनाया तो बौखलाकर उसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई थी। धक्का लगने की वजह से इबादत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वहाँ मौजूद लोग जो इस सारी सिचुएशन को समझ चुके थे, उसे फ़ौरन अस्पताल पहुँचाने में लग गए। वो लड़की कौन थी, इस बारे में किसी को कुछ खास नहीं पता था। ड्राइवर जो वक्ती तौर पर वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ होने वाले हादसे के बारे में सुनकर फ़ौरन ही अस्पताल पहुँचा था, और अस्पताल पहुँचते ही वहाँ मौजूद लोगों ने बताया था कि इबादत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए। ड्राइवर बुरी तरह से बौखला गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। परेशान होते हुए उसने ज़रान के नंबर पर फ़ोन करने की बजाय बारिक को फ़ोन किया, क्योंकि ज़रान गुस्से का तेज़ था और सिचुएशन को समझने की बजाय उसने गुस्सा करना था, जबकि बारिक यकीनन आराम सुकून से सोच समझ कर ही जवाब देने वाला था। इसलिए उसने सीधा बारिक को ही फ़ोन किया। इबादत की इस तरह की हालत में वो ज़रान को फ़ोन करने का रिस्क नहीं ले सकता था, और फिरोज़ा का भी कोई पता नहीं था कि वो कहाँ चली गई। यहाँ मौजूद लोगों ने उसे बताया था कि वो जो दूसरी लड़की थी उसको ज़बरदस्ती कुछ लोग अपने साथ ले गए। ड्राइवर को इतना तो समझ आ ही गया था कि इज़ा किडनैप हो चुकी थी, जबकि इबादत की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी संभाल पाती। हाँ, लेकिन डॉक्टर उसकी हालत देखते जल्द से जल्द उनके घर वालों को इन्फॉर्म करने का कह चुके थे। हाँ अरशद, बोलो, क्यों फ़ोन कर रहे हो? सॉरी, मैं मीटिंग में था। कोई ज़रूरी काम था क्या? मीटिंग के दौरान मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो मुझे पता नहीं चला तुम्हारी कॉल्स के बारे में। वो अपने ऑफिस से बाहर निकला तो फ़ोन चेक करते उसे ड्राइवर के नंबर से काफ़ी सारी कॉल्स रिसीव हुई थी। उसने फ़ौरन कॉल बैक की। वो बेवजह तो फ़ोन करता ही नहीं था और ना ही तंग करता था। यकीनन कोई बहुत ज़रूरी बात थी जिसकी वजह से वो मुसलसल उसे फ़ोन करता रहा था। सर, बहुत मसला हो गया। इज़ा बीबी को किसी ने अगवा कर लिया है, जबकि इबादत बीबी की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कह रहा है कि फैमिली को इन्फॉर्म करो, बच्चे या माँ में से किसी एक को बचना होगा। ज़रान साहब को कॉल करते हुए बहुत डर लग रहा है, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे, इसीलिए आपको मुसलसल कॉल कर रहा था, लेकिन आप भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। प्लीज़ जल्दी से अस्पताल पहुँचे। इबादत बीबी की हालत बहुत ख़राब है, वो परेशानी से बता रहा था। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद बारिक खुद भी परेशान हुआ। तुम फिक्र मत करो अरशद, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ज़रान को खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम्हें उसे फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे दिलासा देता तेज़ी से शहीर के कैबिन की तरफ आया। शहीर, जल्दी उठो, हमें अस्पताल जाना है। इबादत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो इस वक्त हस्पताल में है। इज़ा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, शायद वो अगवा हो गई है। ज़रान के अस्पताल पहुँचते ज़रान को भी अस्पताल पहुँचने के लिए कहो, लेकिन इबादत के बारे में उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं ज़बर को इन्फॉर्म करता हूँ। वो जल्दी जल्दी उसे बताते ऑफिस से निकला था, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद शहीर भी तेज़ी से अपने कैबिन से निकलते बाहर आया था। इज़ा की किडनैपिंग और इबादत की ख़राब हालत का सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गया था। यकीनन वो अस्पताल जा रहा था और उसे उसके साथ अस्पताल ही जाना था। उसने जल्दी से ज़रान का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम। हाँ शेरी, बोलो यार, इज़ा से तुम्हारा रब्ता हुआ है क्या? इबादत उसके साथ शॉपिंग पर गई थी ना। अब ना इबादत फ़ोन उठा रही है और ना ही इज़ा फ़ोन उठा रही है। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ उसे। इससे पहले कि शहीर उसे कुछ भी बताता, वो परेशानी से अपनी बात करने लगा। भाई, आप जल्दी से अस्पताल पहुँचिए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, मुझसे कुछ मत पूछिए। और बारिक भैया और मैं अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी बात आधी अधूरी छोड़कर फ़ोन बंद कर चुका था। उसने ना तो इबादत का जिक्र किया था और ना ही इबादत के बारे में उसे कुछ बताया था। यकीनन इबादत के बारे में कुछ भी बताने पर वो परेशान हो जाता और फिर सिचुएशन हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। ज़रान हेलो हेलो ही करता रहा, लेकिन उसने मज़ीद उससे कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन उसके अस्पताल की लोकेशन सेंड करने पर वो जल्दी से उठा था। अस्पताल कौन हो सकता था? इस तरह से अचानक उसे अस्पताल क्यों बुलाया जा रहा था? उसका दिल अजीब से अंदेशों के तहत परेशान हुआ। वो जल्दी से अपनी नेक्स्ट मीटिंग कैंसिल करता अस्पताल के लिए रवाना हो चुका था। उसे जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना था। उसके दिल में अजीब सा डर सर उठा रहा था। उसने बस खुदा से सब कुछ ठीक होने की दुआ मांगी थी। ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कब से फ़ोन कर रहा हूँ। दामियार परेशानी से बार बार कॉल मिला रहा था, लेकिन इज़ा फ़ोन नहीं उठा रही थी। पता नहीं क्या मसला हो गया था। वो इबादत के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी, यही कहकर वो उसके साथ से घर तक गई थी। उसे ड्रॉप करने के बाद घर शामियार खुद ऑफिस के लिए निकल गया था और अब तकरीबन 2-2.5 घंटे से वो उसे हर थोड़ी देर के बाद कॉल कर रहा था, लेकिन वो थी कि फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 2.5 घंटे पहले उसे अपने फ़ोन से क्रेडिट कार्ड का मैसेज रिसीव हुआ था और उसके बाद उसे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। अब तक वो यकीनन घर जा चुकी होगी, ये सोचकर वो उसे फ़ोन कर रहा था। वो उसे कहना चाहता था कि वो रात का खाना ना खाए, वो दोनों बाहर डिनर करेंगे, लेकिन इज़ा फ़ोन उठाए तब ना। पता नहीं ये लड़की फ़ोन रखकर कहाँ भूल गई है। वो परेशानी से सोचते अपनी अगली मीटिंग की तरफ मुतवज्जो हुआ। थोड़ी देर में एक और बहुत अहम मीटिंग थी जिसको उसने अटेंड करना था। इसके बाद ही वो इज़ा से बात करने का इरादा रखता था। अब उसे अपने भाइयों और बाकी घर वालों से फुर्सत मिल जाए। वहाँ जाकर तो ये लड़की अपने शोहर को भूल ही जाती थी।
क्या बात है भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया? ज़रान जल्दी से अस्पताल पहुँचा था, जहाँ बारिक और शहीर भी अभी-अभी पहुँचे थे। ज़रान, मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ गलत नहीं होगा। डॉक्टर्स, भाई आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्लियर बात करें, क्या बात है? बारिक के इतने सीरियस अंदाज पर वो परेशानी से पूछने लगा। उसके अंदाज से ही लग उसके अंदाज से ही लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। सर जल्दी करें, ऑपरेशन करना है। माँ या बच्चे में से किसी एक को ही हम बचा सकते हैं, इनके हस्बैंड को बुलाएं। नर्स तेजी से बाहर निकलते बारीक से बोली, जबकि ज़रान को सिचुएशन को समझते ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंदर कौन है? इबादत। भाई, इबादत अंदर है। क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है मेरी इबादत को? बताएं भाई, आप खामोश क्यों हैं? क्या हुआ है यहाँ? ये नर्स इबादत के बारे में बात कर रही थी ना, उसने परेशानी से बारीक से पूछा था, जबकि बारीक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाना चाहता था, लेकिन वो उसका हाथ हटाता तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां इबादत थी। सर प्लीज़, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर ऑपरेशन शुरू होने वाला है, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। नर्स उसके पीछे भागते हुए दरवाजे तक आई जब शहीर ने ज़रान को काबू करते पीछे किया। ज़रान भाई, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इबादत मर सकती है। इस वक्त आपका जज्बातीपन नहीं चाहिए, इबादत की जान खतरे में है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चे या इबादत में से हम किसी एक को बचा सकते हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। शहीर उसे झिंझोड़ते हुए बोल रहा था जब डॉक्टर कमरे से बाहर निकली थी। उसी वक्त, आप हस्बैंड हैं इनके, प्लीज़ पेपर साइन कीजिए और हमें बताइए कि आप बीवी या बच्चे में से किसकी जान बचाना चाहते हैं। डॉक्टर शहीर के बात करने के अंदाज से समझ चुकी थी कि ज़रान ही इबादत का हस्बैंड है, इसीलिए वो उसके सामने आती पूछने लगी, ऑफ कोर्स मेरी इबादत को बचाना है आपने, और किसे बचाना है? इबादत को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मेरी बीवी बिल्कुल सही सलामत मुझे वापस चाहिए, समझ रही हैं आप? वो डॉक्टर को देखते चीखा था, जबकि बारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा था और उसे पीछे हटाया था। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा था। वो हमेशा कहता था इबादत जज्बाती है, हर चीज़ में जज्बात की रोह में बह जाती है, हर काम में जज्बात का इजहार करती है। लेकिन उस वक्त वो अपनी हालत दीवानों जैसी शो कर रहा था, उसकी अपनी हालत दीवानों जैसी हो रही थी। इबादत मर सकती थी, ये सोच ही उसकी जान ले रही थी। ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आप अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं, लेकिन एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन एक बात आपको अपने दिमाग को काबू में रखकर समझनी होगी, आपकी मिसेस कभी माँ नहीं बन सकेंगी आइंदा। इस ऑपरेशन के बाद हम उनके अंदर से बच्चा पैदा करने वाले सारे सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वायरस फैल चुका हुआ है। अगर आप इस बच्चे को ख़त्म करवाते हैं तो याद रखिएगा कि ये औरत कभी आपको औलाद का सुख नहीं दे सकेगी। डॉक्टर उसे देखते हुए समझा रही थी, जबकि ज़रान तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी इबादत चाहिए, वो चिल्लाते हुए बोला। जबकि उसकी मेंटल हेल्थ को समझते डॉक्टर ने पेपर उसके सामने किया, जिसमें उसके बच्चे और बीवी की ज़िंदगी की तहरीर लिखी थी। आप इन पर साइन कर दें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें, डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। जबकि वो जल्दी जल्दी पेपर साइन करता डॉक्टर के हवाले कर चुका था। उसकी सांसें तो बंद कमरे में अटकी थीं जहां उसकी इबादत थी। पेपर लेकर नर्स के हवाले करती डॉक्टर अंदर जा चुकी थी, जबकि शहीर और बारिक उसके साथ थे जब ज़बर तेज़ी से वहां पर आन पहुंचा था। भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इस तरह मुझे अचानक क्यों बुलाया है? इज़ा किधर है? उसने परेशानी से पूछा, जबकि बारिक खुद परेशान था। वो कुछ भी नहीं जानता था, बस इतना ही पता चला है कि कुछ लोग थे जो इज़ा को ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। इबादत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वहाँ मौजूद लोग इबादत को अस्पताल ले आए। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, कुछ नहीं पता, बस इज़ा को वो लोग ले गए। आप परेशान मत हो, मैं चेक करवाता हूँ। कोई नहीं लेकर जा सकता हमारी इज़ा को, आप परेशान मत हो। वो उसका कंधा थपथपाता फ़ौरन वहाँ से निकल गया था, जबकि शहीद भी उसके पीछे निकला था। भाई आप जाएं उन लोगों के साथ, मैं यहाँ सबको संभाल लूँगा, ज़रान ने बारिक को देखते हुए कहा। जब बारिक का फ़ोन बजने लगा, दामियार का फ़ोन आ रहा है, उसने ज़रान को देखते हुए कहा। यकीनन दामियार भी इज़ा का फ़ोन ना लगने की वजह से इज़ा के बारे में ही पूछने के लिए उनसे फ़ोन पर रब्ता करने लगा था। यकीनन इज़ा का फ़ोन ना लगने की वजह से वो इज़ा के बारे में ही पूछने के लिए उन्हें भी कॉल कर रहा था। अब उसे क्या जवाब देंगे? सच बता दें, हो सकता है वो इस मामले में कुछ कर पाए। बारिक ने बस इतना ही कहा। एक तरफ इज़ा की परेशानी, दूसरी तरफ इबादत की परेशानी, ऐसा कुछ हो जाएगा उन लोगों ने कभी सोचा भी ना था। अस्सलामुअलैकुम। हाँ बारिक, कैसे हो तुम? उसके फ़ोन उठाते ही दामियार ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मसला हो गया दामियार। बारिक ने बात शुरू की थी। मसला?
किस तरह का मसला? खैरियत तो है ना? कब से इज़ा को कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ आगे पीछे रख दिया होगा फ़ोन। वो इबादत के साथ गई थी, लेकिन उसका नंबर नहीं है मेरे पास जो मैं उससे बात कर सकूँ। क्या तुम पूछ कर बता सकते हो कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही वो मेरा? वो उसकी बात पर ज़्यादा गौर किए बगैर बोला, दामियार इज़ा अगवा हो चुकी है। वो दोनों बाज़ार जा रही थी। वहाँ से अचानक कुछ लोग गाड़ी से निकल कर इज़ा को अगवा करके ले गए। जबकि इबादत गिरने की वजह से इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। बहुत परेशानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इज़ा कहाँ गई। इज़ा की कोई खबर नहीं है हमें। दामियार कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़बर और शहीर उस जगह के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करवा रहे हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन ली जा सके। लेकिन क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का बारिक? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो गुस्से से धाड़ा था। और वो लोग उसे अब बता रहे थे जब वो खुद उन्हें फ़ोन कर रहा था। दामियार, मुझे खुद परेशानी में किसी चीज़ का होश नहीं रहा। प्लीज़ ये वक्त एक दूसरे के लिए गलत सही सोचने का नहीं है, बल्कि इज़ा के बारे में पता करने का है। प्लीज़ उसके बारे में पता कराओ। कौन कर सकता है इस तरह की हरकत इज़ा के साथ? इज़ा की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें लेकर इस तरह का कोई कदम उठाए? मेरा मतलब है तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, या फिर मेरे बहुत दुश्मन है बारिक? मैं कुछ नहीं जानता, कोई भी हो सकता है, वो उसकी बात काटते बोला। लेकिन इज़ा पर आंख उठाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। सबकी दुश्मनी मुझ तक है, मेरे घर तक आने की हिम्मत किसी की नहीं। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, वो सोचते हुए बोला, जब अचानक दिमाग में रज़िया बेगम का ख्याल आया। सिवाय रज़िया बेगम के उसने जैसे कोई नाम लिया था। कौन रज़िया बेगम? और वो इज़ा को किडनैप करने की कोशिश क्यों करेगी? तुम्हारे साथ उसकी क्या दुश्मनी है? ये वही औरत है ना जिसने ज़बर पर गोली चलाई थी? ज़बर को भी तो इसी नाम की एक औरत पर शक था ना? बारिक ने जैसे कड़ी के साथ कड़ी जोड़ने की कोशिश की थी। हाँ, वही है रज़िया बेगम, वही कर रही है ये सब कुछ, और कोई नहीं कर सकता ऐसा। उसकी दुश्मनी ये है कि उसे मेरे खून से नफ़रत है। वो मज़हर शाह की पोती को कोठे पर बिठाना चाहती है और मुझे कत्ल करना चाहती है। वजह यह है कि उस पागल औरत को लगता है कि उसकी जवानी में जो कुछ गलत उसके साथ हुआ है उसके नसीब का लिखा नहीं, बल्कि मज़हर शाह ने उसके साथ बेवफ़ाई की थी, इस वजह से है। और वो अब तक उसकी बेवफ़ाई की सज़ा और अब उसकी बेवफ़ाई की सज़ा उसे उसकी नस्ल मिटा कर देना चाहती है। मेरे बाबा का कत्ल भी उसने ही करवाया था। यहाँ तक कि मेरे बाबा और मेरी माँ की शादी तक उसकी एक साजिश थी। जब वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सकी तो उसने ये रास्ता इख्तियार किया। वो जानती है मैं उसके बारे में पता करवा रहा हूँ और जल्द से जल्द उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। बस इसीलिए वो मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुँचाना चाहती है। और दूसरी तरफ मुमकिन है वो ज़बर से भी कुछ डिमांड करने के लिए ऐसा कर रही हो। ज़बर उस दिन अस्पताल में बता रहा था कि उसने रज़िया बेगम के बहुत ख़ास आदमी को गिरफ़्तार कर लिया है। वो रज़िया बेगम के सारे ठिकाने और उसके काले कारनामों के बारे में जानता है। ज़बर उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। यकीनन वो ज़बर से इस तरह का कोई फ़ायदा चाहती है। वो पूरे यकीन से बोला, हाँ, कोठे वाले छापे के बाद ज़बर पर जानलेवा हमला किया गया था। ज़बर इस केस पर और किसी ऑफिसर को काम नहीं करने दे रहा था क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद और छुट्टियों पर होने के बावजूद भी ज़बर काम कर रहा था। मैं रज़िया बेगम के बारे में पता करता हूँ, तुम ज़बर से पूछो कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। वो बेचैन सा बोला जबकि बारिक फ़ोन बंद करते हुए ज़रान की तरफ बढ़ा था, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा मुसलसल इबादत के लिए परेशान था। उसकी परेशानी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। वो उसे ये नहीं कह सकता था कि वो इबादत के साथ रुके। इज़ा के बारे में पता करने वो अकेले जाएगा। वो अपनी बहन के लिए यकीनन उन लोगों जितना ही फ़िक्रमंद था, लेकिन उस वक्त इबादत को उसकी ज़रूरत थी। और अगर देखा जाए तो ज़रान को भी बारिक की ज़रूरत थी। वो न जाने अपने बच्चे की लाश को किस तरह देखेगा। इबादत तो दुनिया जहान से बेगाना थी। ये तकलीफ़ ज़रान ने अकेले सहनी थी। उसने कुछ सोचते हुए बाबा को फ़ोन किया। हाँ, वो ये सब कुछ अकेले नहीं सँभाल सकता था। उसे अपने बाप की ज़रूरत थी। सब कुछ सँभाल लेने वाला बारिक अपने भाई के इस दुःख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम बारिक बेटा, खैरियत? इस वक्त फ़ोन किया। बाबा ने फ़ोन उठाते उससे पूछा। बाबा, इबादत की हालत बहुत ख़राब है। वो इज़ा अगवा हो चुकी है। प्लीज़ आप जल्दी अस्पताल पहुंच जाएं। ज़रान अकेला है। डॉक्टर ने कहा है कि इबादत या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। बाबा, ज़रान का दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा। वो कैसे अपने बेटे को मुर्दा हालत में देखेगा? वो कैसे अपने बच्चे को मुर्दा हालत में देखेगा? वो कैसे अपनी पहली खुशी को खुद से दूर होता देखेगा? बाबा, मैं नहीं संभाल सकता अकेले ये सब कुछ। प्लीज़ आप आ जाएं, आप अस्पताल आ जाएं। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ।
वो बोल रहा था जबकि बाबा बेहद परेशान हुए। मैं आ रहा हूँ बारिक, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। मैं बस अभी निकल रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, हौसला रखो तुम। वो परेशानी से किसी को भी बताए बगैर तैयब साहब के साथ घर से निकल आए थे। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो, कौन हो तुम? कमरे में कोई खिड़की वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था और एक लाइट जल रही थी जिसकी वजह से कमरे में रोशनी थी। बाकी कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उसे गाड़ी में बेहोश कर दिया गया था। वो लोग उसे यहाँ क्यों लेकर आए वो नहीं जानती थी। उसे उस कमरे में बेहोशी की हालत में छोड़ा गया था। वो नीम बेहोशी की हालत में एक औरत की आवाज़ सुन रही थी। वो औरत क्या कह रही थी उसे ठीक तरह से कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो औरत दामियार और ज़बर का नाम ले रही थी। बार बार वो जो भी बात कर रही थी वो दामियार के बारे में कर रही थी और उसकी बात में उसका भाई ज़बर भी शामिल था। लेकिन उसे इतना होश नहीं था कि वो ठीक से उनकी बात समझ पाती। लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसकी रिहाई के तावान में वो लोग ज़बर से कुछ डिमांड करने वाले थे। लेकिन क्या, ये उसे पता नहीं चला था। उसका भाई भला उन लोगों को क्या दे सकता था? उन लोगों ने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इबादत की चीखें अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। इन लोगों ने इबादत को धक्का दिया था, न जाने इबादत किस हाल में थी। इस सोच के तहत वो बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन शायद उस कमरे से बाहर मौजूद लोग बिल्कुल बेहिस थे। उसकी चीखों पुकार का वो लोग किसी तरह का कोई असर नहीं ले रहे थे। अल्लाह पाक इबादत की हिफाजत फरमा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो कितनी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रही थी। वो कितने मान से कह रही थी कि वो उसके होने वाले बच्चे की इकलौती फूफो है तो बच्चे का नाम वो खुद रखेगी। और वो उससे कह रही थी कि घर जाते ही वो बच्चे के नाम सर्च करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक बच्चा आता है उसका कोई बेस्ट नाम ढूंढ लेना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इबादत की खुशियाँ वक्त से पहले ही छीन ली जाएंगी। या अल्लाह, इबादत को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी और उसके बच्चे की हिफाजत फरमा। पता नहीं इबादत किस हाल में होगी। वो बार बार हाथ उठाती, दुआएं मांगती, फिर से दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी फरियाद सुनकर दरवाज़ा खोलता। अब तो वो दरवाज़ा खटखटा खटखटा कर भी थक चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। खोलो प्लीज़ खोलो, देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। देखो इस तरह से मुझे कैद करने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझसे बात करो। वैसे भी मेरे भाई तुम लोगों तक पहुंच ही जाएंगे। ये मत सोचना कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, या कैद करके रखोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, या वो तुम लोगों के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। उन्हें सब पता चल जाएगा। किडनैपिंग एक जुर्म है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? वो बोल ही रही थी कि जब अचानक दरवाज़ा खुला। काफ़ी लंबे कद का वो आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने हैरत से उसे देखा और फिर उसने बड़ी बेरहमी के साथ उसका बाजू बड़ी बेरहमी से पकड़ते उसे यूं ही बैठे बैठे घसीट कर कमरे से बाहर कर चुका था। सामने कुर्सी पर एक बड़ी उम्र की औरत बैठी थी। वो उस औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसने उस औरत को आज से पहले कभी देखा था। आराम से क्या कर रहे हो? नाजुक सी लड़की है, कोई हड्डी वड्डी मत तोड़ देना। दामियार शाह की बीवी है ये, कोई नुकसान मत पहुंचाना इसको, बहुत महंगा माल है। वो खबासत से हंसते हुए बोली थी, जबकि वो हैरानगी से उस औरत को देख रही थी। उसने आज से पहले उस औरत को कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि वो औरत कोई पहुंची हुई चीज़ है। हाँ, मैं दामियार शाह की बीवी हूँ और यकीनन तुम दामियार शाह को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तो तुम ये तो जानती हो ना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो दामियार शाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शायद ये भूल गई हो कि मुझे किडनैप करने वाले का वो क्या हाल करेगा। वो गुस्से से धाड़ते हुए बोली थी, जबकि वो उसकी इतनी जुर्रत पर गुस्से से उठते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार चुकी थी। उसका थप्पड़ इतना शदीद था कि इज़ा दूर जा गिरी थी, जबकि थप्पड़ की शिद्दत ने उसके मुंह पर अच्छा खासा सुर्ख निशान डाल दिया था। मुंह बंद कर, डरती नहीं हूँ मैं तेरे शोर से। अरे मैं तेरे शोर के बाप दादे से नहीं डरी तो वो क्या चीज़ है? रज़िया बेगम एक एक को देख लेगी, तेरे भाइयों को भी और तेरे शोर को भी। वो गुस्से से पागल होते हुए बोल रही थी, जबकि इज़ा अपने मुंह पे हाथ रखे हुए गुस्से से उसे देख रही थी। अगर तुम मेरे शोर से नहीं डरती, मेरे भाइयों का डर नहीं है कोई तुम्हें, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ये हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अगर तुम इतनी हिम्मत वाली हो,
अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सब कुछ देख लोगी तो फिर तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है? वो उसके चेहरे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई थी। उसका दायां गाल तप रहा था लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट से घबरा कर वो गुस्से से वहां से उठती बाहर निकल गई थी, जबकि वो लड़का उसे ज़बरदस्ती वापस अंदर की तरफ धक्का देता बाहर से दरवाज़ा बंद करने लगा था। इस दफ़ा ईज़ा ने चिल्लाना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि इतना तो वो समझ ही चुकी थी कि वो औरत खुद ही एक डरी हुई दुश्मन है। उसे अगवा करके वो ये जाहिर कर रही थी कि उसने कोई बहुत बहादुरी वाला काम किया है। हालांकि हकीकत तो ये थी कि उस औरत की कोई औकात ही नहीं थी। इस लड़की को मामूली मत समझो, ये लड़की बहुत चालाक है। हम इस लड़की के आसरे नहीं बैठ सकते। उस दूसरी लड़की को कहाँ तक पहुँचाया? उसने अपने आदमी से पूछा था। मंगला की हदूद में दाखिल हो चुका है। वो अम्मारा को लेकर कभी भी आता होगा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल की एम्बुलेंस में गायब किया है उसे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम उसे अस्पताल से निकालने में कामयाब हो गए। बहुत टाइट सिक्योरिटी थी उस लड़की की, लेकिन फिर भी मेरे आदमी ने काफ़ी होशियारी से उसे वहाँ से निकाल लिया। 3 दिन वार्ड बॉय की जॉब करने के बाद वो उन लोगों की नज़रों से बड़ी मुश्किल से उसे बचा कर लेकर आया है। अस्पताल के कुछ लोग साथ शामिल हो गए थे, वरना बहुत बड़ा मसला बन सकता था। लेकिन उस लड़की को अस्पताल से निकाल लिया गया। इस वक्त वो मंगला की हदूद में दाखिल होने वाला है। थोड़ी देर में यकीनन वो यहाँ आ जाएगी। इस अकेली लड़की के सहारे नहीं बैठे हैं हम। दामियार शाह किसे बचाएगा? अपनी बीवी को या बहन को? इम्तहान तो उसके सामने खड़ा होगा। आसानी से तो हम उसे भी जीतने नहीं देंगे। आप फिक्र मत करें, दामियार शाह को रास्ते से हटा कर ही दम लेंगे। और बाकी रह गया ज़बर शाह, तो आपने काबू करना है उसे, और आप जानती हैं कि आपने उसे किस तरह से काबू करना है। हाँ, उसे मैं काबू कर लूँगी। फ़ोन दो मेरा ज़रा, ज़बर शाह से उसकी खैर खैरियत तो पूछूँ ना मैं। सुना है कि उसकी बहन अगवा हो गई है। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में अपना फ़ोन लेकर ज़बर के नंबर पर कॉल करने लगी थी।